हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो कैपेसिटर स्टार्ट्स करने से पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। ओके, तो कैपेसिटर से स्टार्ट करने से पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है और उसी के बाद हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ देखो, अब कैपेसिटर जो है वो एक्चुअल में क्या है। कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है हमारा, एक कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। क्या स्टोर करता है ये चार्ज स्टोर करता है। ये क्या है? आपका एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर क्या कर स्टोरेज करता है? चार्ज स्टोरेज करता है। इंटरव्यू में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। क्या पूछा जाता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। ओके, तो बैटरी क्या है? बैटरी हमारी सोर्स है। क्या है? सोर्स। एंड कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर हमारा स्टोरेज है। कैपेसिटर क्या है? हमारा स्टोरेज। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर देखना है तो हमारे घर में पानी आता है, नल आते हैं। ओके, तो जो पानी आता है वो पानी क्या है? एक सोर्स है। और जो उस पानी को हम किस में स्टोर करते हैं? किसी बकेट में, किसी टब में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, एक सोर्स है और एक स्टोरेज है। ओके, ये दोनों में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले देखो, अब इसमें हमने क्या किया है, एक मेटल बॉडी ले ली है। ओके, हमने क्या किया है, ये एक मेटल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? मेटल बॉडी। और इस मेटल बॉडी को हमने क्या किया है? चार्ज दिया है। ओके, इस मेटल बॉडी को हमने क्या किया है? चार्ज दिया है। इस तरह हमने इसको क्या किया है? चार्ज दिया है। अब अगर ये मेटल बॉडी है तो इसको अगर हमने चार्ज दिया है, इसके अंदर भी अगर हमने चार्ज दिया है, ये बॉडी अगर सॉलिड है और इस सॉलिड बॉडी के अंदर भी अगर हमने चार्ज दिया है तो वो चार्ज कहाँ पर आने वाला है? सरफेस पे आने वाला है। ओके, तो वो जो चार्ज है वो सरफेस पे आता है। अगर बॉडी हॉलो है तो चार्ज हवा में तो घूमने वाला है नहीं। ओके, तो जो मेटल बॉडी है उसको अगर हमने इनसाइड भी चार्ज दिया और कहीं पर भी दिया तो वो सारे चार्ज कहाँ पर आते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। सारे चार्ज कहाँ पर आ जाने वाले? वो सरफेस पे आने वाले। और वो क्यों आते हैं? डियर्स बिकॉज ऑफ रिपल्शन। अभी फिलहाल के लिए जस्ट लेक्चर को समझ लो, मैं उसका पॉइंट्स आपको लिख के दे दूँगा। ओके, डोंट वरी। तो वो सारा चार्ज कहाँ पर आने वाला है? सरफेस पे आने वाला है। ओके, ये यहाँ तक हमने पहले देखा है। और वो सरफेस पे क्यों आता है? दैट्स बिकॉज ऑफ रिपल्शन। अभी आपने देखा होगा कि जो चार्ज सरफेस पे आया है, यहाँ पर दो टाइप के सरफेस है। ओके, ये इस तरह, ये कर्व सरफेस। ओके, अब देख रहे होंगे कि कर्व सरफेस पे चार्ज जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ पर चार्ज जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर। ओके, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है इस लोकेशन पे, बट यहाँ पर चार्ज कम है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ये ऐसा इसलिए हुआ है, चार्ज जो है वो उसका एक डेफिनेशन देता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1/r। सिग्मा क्या है? सिग्मा है हमारी चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? हमारी चार्ज डेंसिटी है। ओके, एंड आर क्या है? आर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी आप बोलोगे सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैंने एक बॉल क्रिएट किया, ऐसे बॉल क्रिएट किया, तो इसका एक रेडियस बनेगा। और अगर मुझे यहाँ पर कुछ सरफेस क्रिएट करना है तो ये यहाँ पर राउंड किया मैंने, तो इसका एक रेडियस बनेगा। तो आपको समझ में आएगा कि इस सिचुएशन पे यहाँ पर एक रेडियस बनाया मैंने, यहाँ पर एक बॉल स्फीयर कंसिडर किया, एक बॉल कंसिडर किया, तो इसका एक रेडियस बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका रेडियस एंड यहाँ पर जो कर्व बना है उसका जो मैंने अगर क्लोज कर दिया उसको, तो इसका रेडियस अलग आएगा। तो यहाँ से समझ में आता है जिसका रेडियस कम है उसका सिग्मा क्या आने वाला है? उसका सिग्मा ज़्यादा आने वाला है। इसका मतलब सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी क्या रहता है? चार्ज पर यूनिट एरिया।
किसी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज आता है वो रहता है। तो जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वहाँ पर उतना चार्ज चला जाएगा। अब और एक पॉइंट आता है कि ये यहाँ पर चार्ज इतना ज़्यादा क्यों आता है, यहाँ पर कम क्यों आता है। तो हमें पता है कि किसी भी मेटल बॉडी में इनसाइड में ई की वैल्यू क्या रहती है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड हो या हॉलो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है मेटल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, इसका मतलब सारे चार्जेस ने, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को अपोज करना चाहिए अंदर, और इस सेंटर पे तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पॉइंट नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट दूर जा रहा है, इसका मतलब इसकी लाइन थोड़ी डेंस होना नेसेसरी है। ओके, ये एक बेसिक थिंग है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि अगर रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर चार्ज क्या आने वाला है, थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से एक मेटल बॉडी ले लेंगे, वही उसी टाइप से। ओके, एंड उसको हम चार्ज दे देंगे। हमने उसको चार्ज दिया है कुछ इस तरह, एंड वो चार्ज हमें पता है कि अगर कर्वेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। ओके, एंड जहाँ पर कर्वेचर कम है वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसको मैंने अगर चार्ज दिया है, इस बॉडी को मैं चार्ज दे रहा हूँ, तो इसको मैं चार्ज देते जाऊँगा, तो चार्ज देने से क्या होने वाला है, तो हमें कुछ फार्मूलाज पता है। फार्मूलाज क्या पता है, फार्मूला पता है हमें, E = KQ/R²। ये फार्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मेटल शेल के कारण हमने एक फार्मूला बताया KQ/R²। अगर हमने Q को बढ़ाया तो E भी बढ़ने वाला है। और एक फार्मूला हमें पता है, E = -dV/dr। ओके, Q को बढ़ाया E बढ़ गया, E को बढ़ाया V भी बढ़ गया। ओके, यहाँ तक हमने देखा है, Q को बढ़ाया E बढ़ रहा है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण हमारा V भी बढ़ रहा है। ओके, सो ये प्रोसेस हमें समझ में आ गई कि हमने चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये हम चार्ज देते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ता गया, फिर हम चार्ज दे रहे हैं और चार्ज बढ़ रहा है और वोल्टेज बढ़ रहा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो गई। ओके, अब इसमें देखो और क्या होने वाला है। इसमें अब जैसे ही हम उसको चार्ज दे रहे उस बॉडी को हम जैसे ही चार्ज दे रहे थे, इस बॉडी को जैसे हम चार्ज दे रहे थे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण V भी बढ़ रहा है। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको चार्ज देना चालू हो गया, तो एक लिमिट ऐसे आ गई। देखो, अब एक लिमिट ऐसे आ गई कि मैं चार्ज तो दे रहा हूँ, बट चार्ज बढ़ नहीं रहा है। मतलब एक सिंपल लॉजिक से हम समझ लेंगे, एक सिंपल लॉजिक से। ओके, और ये अजम्पशन है, ये क्या है, एक अजम्पशन। हमने क्या किया, सपोज एक चार्ज दिया और एक Q चार्ज दिया और 1 वोल्ट इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, 1 कूलम चार्ज दिया, 1 वोल्ट इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा हो गया। फिर हमने और 1 दिया, 2 दिए, ऐसे बढ़ाते 1 दिया और 2 दिए और 1 दे दिया, तो चार्ज हमारा 2 से बढ़ गया, वोल्टेज हमारा और 1 से बढ़ गया, 2 वोल्ट होगा। फिर 3 कूलम चार्ज, 3 वोल्ट, ऐसे करते करते हम कहाँ तक चले गए, 100 कूलम चार्ज तक चले गए, एंड हमारा वोल्टेज भी कितना हो गया, 100 वोल्ट तक। इस बॉडी का, ये जो बॉडी हमने कंसिडर की थी, इस बॉडी का वोल्टेज भी कितना आ गया, 100 वोल्ट हो गया, और चार्ज भी कितना है, 100 कूलम आ गया। बट अब एक लेवल के बाद अब क्या हुआ, मैंने फिर से और एक चार्ज दे दिया, तो नंबर चार्ज कितना हुआ, 101 कूलम, एंड वहाँ पर वोल्टेज भी कितना आ गया, वोल्टेज भी आ गया हमारा 101 वोल्ट। ओके, तो 101 कूलम एंड 101 वोल्ट, इतना वोल्टेज हमारा आ गया था अब इस सिचुएशन में। नाउ बट जैसे ही मैंने इसको 101 कूलम एक चार्ज 101 चार्ज हो गया और 101 वोल्ट हो गया, तभी इस सिचुएशन में क्या हुआ है, इस सिचुएशन में इसके आजू बाजू में जो भी मीडियम है, लाइक एयर, वाटर, मॉलिक्यूल, जो भी कुछ हो, उसने क्या किया कि इस मीडियम में जो भी मॉलिक्यूल था, उसमें जो भी एक इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्जेस थे, उसको खींच ले। उसने क्या किया, यहाँ पर जो भी मीडियम था, एक सेकंड, हम थोड़ा सा ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमने बॉडी कंसिडर की थी, ओके, हमने जो भी बॉडी कंसिडर की थी, इस बॉडी को हमने चार्ज दिया था इस तरह।
ओके, तो ये चार्ज हमने इसको दे दिया और हमें पता है कि जो भी चार्ज है वो कर्व सरफेस पे कैसे आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। ओके, तो ये चार्ज हमारा कर्व सरफेस पे ज़्यादा आ गया है और यहाँ पर इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है, बराबर है, एयर। तो ये जो एयर है इसमें यहाँ पर इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, अब पॉजिटिव के लिए नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर देखो, एक्चुअल में सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए ड्यू टू द कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेंगे। अगर इसका फोर्स, इस चार्जेस का फोर्स इस चार्ज के कारण इस चार्ज से ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर हम जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ इस हवा से आ जाएगा उसको हम क्या बोलने वाले, इसको हम बोलने वाले स्पार्किंग। ओके, उसको क्या बोलने वाले हम, स्पार्किंग। या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है उसको हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पर स्पार्किंग हो जाती है, स्पार्किंग जैसे दिखता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एयर। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एयर। इसका मतलब क्या होता है कि एयर जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, इतना फोर्स एयर सस्टेन नहीं कर रही यहाँ पर। ओके, तो ये सिचुएशन अब इस टाइम पे हो जाती है। अब ये जो ब्रेक डाउन ऑफ एयर है ये इसका एक लिमिट रहता है, 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर 30, ऐसा एक लिमिट रहता है, वो हम बाद में देख लेंगे, अब एग्जैक्ट मुझे भी उसकी वैल्यू याद नहीं आ रही है। तो ये यहाँ तक सिचुएशन हो जाती है। ओके, अब इस सिचुएशन में हुआ क्या है कि हमने जैसे ही एक चार्ज दिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक चार्ज दिया और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही मैं Q को बढ़ाता हूँ V बढ़ जाता है, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है मतलब एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो ओवरऑल Q कितना रह रहा है, ओवरऑल Q सेम रह रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस सिचुएशन में देखा था कि 101 Q हो जाता है तब 101 होल्ट भी हो जाता है। बट इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा, तो फिर से 100 Q बनता है और 100 Q बनता है और यहाँ पर होल्ट भी कितना होल्ट रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस सिचुएशन में अगर मैं कितना भी चार्ज देते रहूँ, जितना चार्ज दूंगा उतना चार्ज वो क्या करेगा, एयर से खींचते जाएगा। ओके, वो क्या करेगा, उतना चार्ज खींचते जाएगा। तो हमें समझ में आता है इस पूरे सिचुएशन से Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है एंड इसकी एक कैपेसिटी है। ये ऐसा नहीं कि हम देते रहे और वो बढ़ते रहे, ऐसा नहीं होना। एक लिमिट तक ही ये चीज़ चलने वाली है। एक बॉडी का एक अपना एक लिमिट है और वो लिमिट के हिसाब से ही चलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बकेट में मैं पूरा 100 लीटर 200 मतलब बहुत सारा एक टब इतना पानी डाल सकता हूँ या बहुत बड़े कंटेनर इतना पानी उस एक बकेट में, नहीं, उसकी एक कैपेसिटी है। ओके, तो उससे हमें समझ में आता है कि हर एक शेल का या हर हमने जो बॉडी बनाई उसकी एक कैपेसिटी है। पर उसमें एक चीज़ हमें समझ में आती है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V के, चार्ज जो है V के प्रोपोर्शनल। और वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए हमने क्या किया है, Q इक्वल्स टू CV बनाया। C क्या है, C एक कैपेसिटी है, कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, और कैपेसिटेंस, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, जो कैपेसिटर एक डिवाइस है उसका कैपेसिटेंस है, मतलब क्या, कितनी कैपेसिटी है इसमें चार्ज स्टोरेज करने की, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, वो चीज़ है कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ तक आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि कैपेसिटेंस क्या है। ओके, अब और एक चीज़ याद रखना है। अब ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस ये क्या है, एक बकेट है, एक स्टोरेज है, तो इसकी एक फिक्स कॉस्ट, इसकी एक फिक्स क्वांटिटी रहने वाली, मतलब ये फिक्स रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कैपेसिटेंस है तो वो चेंज है। देखो अभी इस फॉर्मूला से हम लिखेंगे C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। ओके, अब हमने एक डाउट आता है हर बच्चों को, मोस्टली इसमें बहुत बड़े बच्चे कंफ्यूज करते हैं। V जो है अगर मैंने बढ़ाया तो Q बढ़ जाता है, इसमें C में कुछ चेंजेस नहीं आते। ओके, C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर मैंने V बढ़ाया या सपोज मैंने Q बढ़ाया तो Q के साथ बहुत सारे बच्चे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आता है, तो Q अगर बढ़ाया तो C भी बढ़ेगा, ऐसा बच्चे सोचते हैं। बट ये गलत है, ये कम्प्लीटली ये सोचना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि Q बढ़ाने से V बढ़ने वाला है। कभी ऐसा हुआ क्या,
कि आपने नल बहुत ज़ोर से खोल दिया तो आपकी बकेट की कैपेसिटी बढ़ गई, नहीं, बकेट की कैपेसिटी उतनी ही रहती है। क्यू बढ़ने से वी बढ़ जाएगा, सी नहीं बढ़ने वाला। ओके, यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है। तो उसके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, वो हम लिख लेंगे अभी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमें लिखना है, फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे एज E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपने डायग्राम वो निकाल ली होंगी, वो थ्योरी लिख ली होंगी, वो जो मैंने पहले निकाला, ये जो पहले दिखाया था मैंने, ये आपने लिख लिया, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह निकाल लो इसकी। ओके, एज E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड E आल्सो इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और हम लिखेंगे E इक्वल्स टू V डिवाइड बाई होल्ट पर मीटर, ये हमने इक्वेशन देखा है, होल्ट पर मीटर। ओके, सो एज E increase, Q increases, E increases and as E increases V increases। सो हम लिखेंगे यहाँ पर as Q increases, E increases and V also increases। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे the charges not transfer in air because air is an insulator। ओके, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे but if we give again charges its potential increases more and it will attract negative charges from air। ओके, यहाँ पर हम उसकी फिगर भी निकालेंगे। एंड यहाँ पर एयर दिखाएंगे और ये माइनस प्लस, इसको एयर बोलेंगे और ये हमारा शेल है। ओके, फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट एज वी इंक्रीज given charges number, more electron come from air and balance shell charge and air and balance shell charge, so further increment of charge of shell not possible, charge of cell not possible। देखो अब ये पॉइंट शायद आपको समझ में नहीं होगा, कॉल्ड कैपेसिटी। ओके, कॉल्ड कैपेसिटी, ये हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी मैंने फास्ट लिखा है, तो आपको जस्ट पॉइंट समझ में आना नेसेसरी है। तो फोर्थ पॉइंट देखो, एज वी इंक्रीज गिवन चार्जेस नंबर मोर इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम एयर एंड बैलेंस शेल चार्ज। सो मतलब जैसे ही हमने नया चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन और एक खींचा जाता है एंड वो रिमेन बैलेंस सेम रहता है। ओके, यहाँ पर कॉमा लिख लो। सो फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, देन फर्दर इंक्रीमेंट चार्ज ऑफ शेल नॉट पॉसिबल
और उसी को हम क्या बोलने वाले, कॉल्ड, उसी को हम बोलने वाले कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ओके, मतलब अगर हमने और चार्जेस दिए तो वो चार्जेस फिर से खुद को बैलेंस करेंगे, मतलब हम कितना भी चार्ज दे रहे हैं तो उसके बाद चार्ज नहीं बढ़ रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलने वाले, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, एंड फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन हमने ये देख लिया कि सी क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी की। ओके, थैंक यू। क्यू जो है वो डायरेक्टली सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या देखने वाले, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बनती है, देखो कैपेसिटर की डेफिनेशन का सबसे फॉर्मूला क्या बना है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, टू इंक्रीज वन होल्ड, टू इंक्रीज वन होल्ड हाउ मच charge required, how much charge required called capacitance। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो ये 1 वोल्ट बनाने के लिए अगर उस बॉडी को 10 चार्ज लग रहे, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए ये बॉडी मैंने कंसिडर की है, अगर इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ने के लिए मुझे अगर 10 चार्ज देने पड़ रहे हैं, 10 चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 चार्ज देने पड़ रहे तो C इक्वल्स टू ये 1 वोल्ट और ये 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, C इक्वल्स टू 10 फैरेड। ओके, C इक्वल्स टू 10 फैरेड। देन ये हो गया डिफिनेशन, टू इंक्रीज 1 वोल्ट हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये एक सिंपल एग्जांपल ले लें, तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो लिख के लेनी है, ये डेफिनेशन जो है वो अभी आपको लिख के लेनी है। ओके, वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को आप लिख लो। देन यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का यूनिट क्या रहता है, तो कैपेसिटर का यूनिट रहता है फैरेड। ओके, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे हमने उनको ये यूनिट दिया। बट द थिंग इज, जो कैपेसिटर का जो यूनिट है, ये जो फैरेड यूनिट है, इसे डिनोटेड बाय एफ रहता है। ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा, मतलब हम 1 फैरेड का कैपेसिटर भी हम नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख सकते, मतलब वो 1 फैरेड का कैपेसिटर भी बहुत बड़ा होता है, वो हम ऐसा कहीं भी देख नहीं सकते। ओके, सो फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है। सो प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, 10 टू द पावर -6, इस तरह 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12, इसको बोलते हैं हम माइक्रो फैरेड, इसको बोलते हैं हम नैनो फैरेड, इसको बोलते हैं हम पिको फैरेड, इसको बोलते हैं माइक्रो फैरेड। ओके, इसको बोलते हैं हम नैनो फैरेड, इसको बोलते हैं हम पिको फैरेड। ओके, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज़ करते हैं, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। ओके, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब कैपेसिटर जो है वो कौन सी टाइप की क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब ये चीज़ हो गई। एंड और वन मोर थिंग, डायमेंशन क्या रहता है कैपेसिटर, तो C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ओके, Q डिवाइडेड बाय V, एंड V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं W अपॉन Q। W क्या है, एनर्जी, एंड Q को हम W डिवाइडेड बाय Q, Q तो चार्ज है, तो W डिवाइडेड बाय Q, तो Q इंटू Q आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय W। ओके, Q का इससे बनेगा हमारा डेफिनेशन AT, एंड एनर्जी का डेफिनेशन हम सबको पता है mL-2T², और इससे हमारा कैपेसिटर का डायमेंशन निकल जाएगा, जो कि रहेगा m -1 L+2 T1 -2, इट इज T-1 एंड A। ओके, तो ये बन गया आपका कैपेसिटर का डायमेंशन। अब थोड़ा सा इसे एक बार देख लो, मुझे थोड़ा एनर्जी का डेफिनेशंस ये इसी तरह रहता है। ओके, नाउ और एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी के साथ हम ये लेक्चर्स कंप्लीट कर देंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ
शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या है नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या है, देखो मैंने एक बॉडी कंसिडर कर ली ए जिसके ऊपर कुछ चार्ज, कुछ भी चार्ज, और मैंने और एक बॉडी कंसिडर कर ली बी, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज, ओके। इसके ऊपर जो चार्ज है उसको मैंने Q1 दिया और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको मैंने नाम Q2 दिया, ओके। अब Q1 के कारण इसके ऊपर कुछ वोल्टेज आ जाएगा, Q1 के कारण इसके ऊपर कुछ वोल्टेज आ जाएगा, उसको मैंने V1 बोल दिया और इसके कारण V2 आ जाएगा। अब इसके Q1 Q2 अरे बॉडी उसकी, इसका मतलब उसकी कुछ कैपेसिटी आएगी वो C1 आ जाएगी और इसकी बॉडी की कैपेसिटी C2 आ जाएगी, ओके। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाई V1 एंड C2 इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाई V2, ओके। अब शेयरिंग ऑफ चार्ज इसमें क्या है, ये एंड भी इन दोनों के ऊपर अपना अपना चार्ज है, अपना अपना वोल्टेज है, ओके। नाउ अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है, तो चार्ज जो है वो अब शेयर होने वाला है, चार्ज जो है वो शेयर होने वाला है। अब इसमें देखो, इसमें चार्ज जो है वो शेयर होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया तो वो चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ चला जाएगा, ओके। अब वो अपने अपने पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, ओके। अपने अपने पोटेंशियल, अपने अपनी कैपेसिटीज़ के ऊपर उसका डिपेंड रहने वाला है। अब चार्ज जो है वो कब तक ट्रांसफ़र होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट आती है। यहाँ पर कुछ चार्ज है, यहाँ पर चार्ज, तो यहाँ से यहाँ जाने वाला है, ये यहाँ से आ जाने वाला है। ये कैसे समझ में आएगा, तो ये समझ में आने वाला है हमें पोटेंशियल से। ये कैसे समझ में आना है, पोटेंशियल से। जिसका ज़्यादा पोटेंशियल, सपोज इस बॉडी का ज़्यादा पोटेंशियल है, इसका कम है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज चला जाएगा। अगर इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ओके। अब जो पोटेंशियल है और चार्ज कब तक चला जाएगा, मतलब ये कब तक चले जाने वाला है, जब तक इन दोनों का V1 इक्वल्स टू V2 नहीं बनता, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं बनता, तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होने वाला है। और जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा, तो हमें पता है कि अगर पोटेंशियल सेम आता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, चार्ज यहाँ पर फ्लो होना बंद हो जाएगा, ओके। तो ये शेयरिंग ऑफ चार्ज का ये है। तो हम उसके लिए एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये फिगर निकाल लेना है और आपको लिखना है यहाँ पर आफ्टर कनेक्शन चार्ज ट्रांसफर एंड मेक equal potential and which potential same final charge called Q1 final and Q2 final, ओके। देखो अब इसका क्या लिखा है मैंने, आफ्टर कनेक्शन चार्ज ट्रांसफर्ड एंड मेक इक्वल पोटेंशियल। देखो कनेक्शन के बाद आफ्टर पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफर एंड मेक इक्वल पोटेंशियल एंड विच पोटेंशियल सेम विच, हाँ देखो अब इसमें क्या बोला गया है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड जब तक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो इक्वल पोटेंशियल जब बनेगा तब V1 इक्वल्स टू V2 बन जाएगा। एंड जैसे V1 इक्वल्स टू V2 बन जाएगा तो इनका जो चार्ज है, इनके ऊपर जो नया चार्ज आया है, उस चार्ज को हम क्या बोलने वाले, Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल। समझ में आ गया मैंने क्या बोला कि जैसे कनेक्ट किया, जिसका ज़्यादा चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर इसका ज़्यादा है तो, यानी कब तक जाएगा, तो जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं होता। जैसे इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसके ऊपर का कुछ चार्ज चला गया है और इसके ऊपर कुछ ऐड हो गया है, तो जो न्यू चार्जेस है उसको हम बोलने वाले Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल, ओके। और जब न्यू चार्जेस आ जाएंगे, Q1 फाइनल इक्वल्स टू Q2 आ जाएंगे, तब एक सिचुएशन कंफर्म होने वाली है, V1 इक्वल्स टू V2 रहने वाला है। यस, V1 फाइनल इक्वल्स टू V2 फाइनल, V1 फाइनल इक्वल्स टू V2 फाइनल। मतलब क्या कि पहले कुछ वोल्टेज था, अब इसका वोल्टेज चेंज होके V1 फाइनल हो गया और V2 फाइनल, और वो V1 फाइनल इक्वल्स टू V2 फाइनल बनने वाला है ड्यू टू द दिस कनेक्शन, ओके। ये इस कनेक्शन के कारण V1 फाइनल इक्वल्स टू V2 बन गया। नेक्स्ट सिचुएशन में V1 इक्वल्स टू V2 बन गया है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, देख लो ज़रा एक बार, Q1 फाइनल डिवाइडेड बाय C1, जो चार्ज ऑन ए बॉडी पे लास्ट में कनेक्शन के बाद सेम पोटेंशियल बन गया, सब होने के बाद Q1 फाइनल, इसके ऊपर कुछ चार्ज है
V1 फाइनल को हम किस तरह लिख सकते हैं, Q1 फाइनल डिवाइड बाय C1। अब C1 में कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या, कैपेसिटी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्या, नहीं, कैपेसिटी में चेंज नहीं आने वाले, बकेट का जो साइज़ है वो वही रहने वाला है, चार्ज उसमें कितना है वो उसमें चेंजेस आने, तो Q1 फाइनल डिवाइड बाय C1, और उसी को हम लिख सकते हैं, इस V2F को लिख सकते हैं Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C2। ओके, Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C2। अब इसमें और एक चीज़ की जा सकती है, देखो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समझ में आ रहा है, Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आ सकता है, देखो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। अगर मैंने लिया है यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आने वाला है रेशो, 2.5। अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5, दोनों सिचुएशन में आंसर 2.5। अब इनका एडिशन भी कर लिया, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6, तो भी आंसर क्या आने वाला है, 2.5। 15 डिवाइडेड बाय 6 कितना आने वाला है, 3, 2 एंड 5 बराबर 2.5। ओके, तो ये मैं इस तरह लिख सकता, ये रेशो का रेशो प्रोपोर्शंस आपको उसके लिए आना चाहिए। ओके, सो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6। नाउ अभी Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और Q1 फाइनल और Q2 फाइनल। अब इसमें एक चीज़, एक और चीज़ याद रखनी, देखो Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल क्या है, चार्ज आफ्टर कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर 10 है और यहाँ पर अगर 5 है, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 15 है। तो आफ्टर कनेक्शन क्या टोटल चार्ज चेंज होने वाला है क्या, नहीं, आफ्टर कनेक्शन तो चार्ज इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, बट टोटल चार्ज कनेक्शन के बाद भी सेम ही तो रहने वाला है। तो हम इसे डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, और इसी के ऊपर से हमारा चार्ज जो है, इसी के ऊपर से हमारा चार्ज का एक इक्वेशन बनेगा, Q1 फाइनल मतलब आफ्टर कनेक्शन के बाद कितना चार्ज उसके ऊपर रहेगा। ओके, तो हमने आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज आएगा उसको हम लिखेंगे, देखो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। Q1 फाइनल बाय C1, Q1 फाइनल बाय C1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आ रहा है। Q1 फाइनल डिवाइड बाय C1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। Q2 फाइनल इक्वल्स टू C2, Q2 फाइनल डिवाइड बाय C2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इससे हम Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो Q1 फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 प्लस Q2 इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद आना चाहिए। ओके, देन अगेन Q2 फाइनल आफ्टर शेयरिंग, तो कितना चार्ज आएगा, तो पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाएगा, वो आ जाएगा C2 इक्वल्स टू C2 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, तो ये फार्मूलाज आपको लिख लेना है, और ये भी फार्मूलाज आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ओके, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लग गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है उसे लाइक करो, शेयर करो, एंड आफ्टर अटेंडिंग माई लेक्चर यू शुड हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक 3। क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करना है 35, 44, 51, 55, 57 एंड 60। ये क्वेश्चंस जो भी आपको क्वेश्चन बैंक दी है, कैपेसिटर की जो भी क्वेश्चन बैंक दी है, उसमें के ये क्वेश्चंस आपको ये लेक्चर सुनने के बाद, इसके नोट्स बनाने के बाद आपको समझ में आने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।